यस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यूनिट चल रही है, जिसमें चैप्टर 15 में हम जीएसटी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के लिए आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एग्जाम में केवल और केवल स्लैब आता है। यदि आपको सारे डिडक्शंस भी वो केस स्टडी में दे देते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजे आ जाएंगे। देखो कितना कुछ याद रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स सबको पता है, गवर्नमेंट बंदे की इनकम पे लगाती है इनकम टैक्स। अब न्यू एमएल अग्रवाल पेज नंबर 481। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जाता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे ये 2025 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक फाइनेंशियल ईयर है। और इस ईयर का असेसमेंट होगा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। तो करंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इज द असेसमेंट ईयर। It is the period from 1st April of the current year to 31st March of the next year. For example, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक फाइनेंशियल ईयर है 19-20। और फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर होता है असेसमेंट ईयर, जब हमें टैक्स पे करना पड़ता है पिछले साल का। तो हम इस साल की कमाई का टैक्स 2026-27 में देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर। ग्रॉस इनकम, जो टोटल इनकम होती है हमारी, उसको ग्रॉस इनकम कहते हैं, टोटल इनकम। एग्जम्पशन और डिडक्शन, ये अभी हमें यही सब पढ़ना है कि हमारी इनकम में से कितने कितने पैसे पे हमें छूट मिलती रहेगी। वो अलग अलग सेक्शंस के अंडर अभी हम स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बंदे की कितनी भी इनकम हो, कम ज्यादा 50,000 की छूट हर बंदे को मिलेगी। हाउस रेंट अलाउंस, एक सैलरीड इंडिविजुअल जो रेंटेड हाउस में रहता है उसको भी हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट घर के रेंट पर। अब 80C, इसको अंडरलाइन करो, डिडक्शंस अंडर 80C, ये याद करने वाली चीज है। हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे, क्वेश्चन में LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF, GPF, होम लोन पे प्रिंसिपल पेमेंट, 2 बच्चों की ट्यूशन फी, 2 बच्चों की पे छूट है, 2 बच्चों की ट्यूशन फी, PPF अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम। इनमें जो जो बंदे ने बचत की होगी, मतलब LIC में जितना पैसा बंदा दे रहा है, GPF में जितना पैसा बंदे का जा रहा है, इन सब का टोटल करेंगे। यदि इन सब का टोटल 1.5 लाख से ऊपर आया तो 1.5 लाख हमारी इनकम में से घटा दिया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यदि इनका टोटल आया मान लो 1,40,000, तो 1,40,000 घटाएंगे। 1,45,000 टोटल आया तो 1,45,000 घटाएंगे। बट यदि टोटल आ गया 2 लाख तो 2 लाख की छूट नहीं मिलेगी। छूट अप टू मैक्सिमम 1,50,000, 1.5 लाख तक मैक्सिमम छूट है। यदि मेरी सारी 80C के अंदर जो जो चीजें हैं उन सब का टोटल 2 लाख आ गया, छूट 1.5 लाख की मिलेगी। तो मुझे टोटल करके देखना पड़ेगा, फिर मैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बता दूंगी एग्जामिनर को कि इसका टोटल, इस बंदे का टोटल 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम ग्रॉस इनकम में से केवल 1.5 लाख घटाएंगे। टोटल आया 1,40,000, तो पूरे 1,40,000 की छूट मिल जाएगी। देखो इनके नीचे लिखा हुआ है, नहीं ऊपर लिखा हुआ है, इन सब लाइनों के ऊपर आ जाओ। डिडक्शन अप टू 1.5 लाख मिलता है। तो याद कर लो 80C में, सेक्शन 80C में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख, यहां मेमोरी में फीड कर लो। और यदि उन्होंने केस स्टडी में ये सब कुछ दे दिया, मुझे आगे आगे चलो। 80D, 80D, 80D में जो तुमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो तुम भर रहे हो उस पे, लेकिन छूट कहां तक है, केवल 25,000 तक। यदि 25,000 से ज्यादा भर रहे हो, यदि 30,000 भर रहे हो, तो भी छूट कितने की है, 25,000 की। आगे आ जाओ, सेक्शन 24, सेक्शन 24 होम लोन।
home owner who took home loan can claim the deduction up to about 2 lakh for interest on home loan. हमने होम लोन लिया है ना, और हमने 76,000 उसके ब्याज में भर दिए, तो पूरे 76,000 की छूट। तो जो तुम होम लोन में इंटरेस्ट पे कर रहे हो अप टू 2 लाख उस पे छूट है। अब जब क्वेश्चंस करूंगी और जब मैं अप्लाई करूंगी तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। इसको बोलते हैं सेक्शन 24। आगे आ जाओ। 80E, हमने मान लो एजुकेशन लोन लिया अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये नहीं है कि मेरा बच्चा अभी है और मुझे जब तक मतलब मुझे छूट मिलती मिलती रहेगी। देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक की छूट मिलेगी, उसके बाद छूट मिलनी बंद हो जाएगी। एजुकेशन लोन पे कब तक छूट मिल रही है? 80E सेक्शन, अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर्स। आगे आ जाओ। 80G, ये बहुत बड़ा है, मजेदार है। 80G, चैरिटी। जो तुम चैरिटी कर रहे हो, किसी किसी चैरिटी पे तो 100% छूट है, वो सारा का सारा पैसा ग्रॉस इनकम में से घटा देंगे, टैक्स नहीं देना है। और किसी किसी चैरिटी पे 50% पे छूट है। अब किस पे 100%, किस पे 50%, ये सब दे रखा है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हो आप दान, 100% छूट है। फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड 100% छूट है। नेशनल सिक्योरिटी फंड 100% छूट है। प्राइम मिनिस्टर्स अर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड में यदि आप पैसा दे रहे हो 100% छूट है। स्वच्छ भारत कोष, क्लियर गंगा फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इन सब पे 100% छूट है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन तीन पे 50% छूट है। तो ये याद रखने वाली कितनी सारी चीजें हैं इनकम टैक्स में। जीएसटी में तो क्या ही याद रखना था, एसजीएसटी आधा परसेंट और आधा परसेंट सीजीएसटी, और यदि इंटर स्टेट है तो पूरा का पूरा परसेंट आईजीएसटी। और इसमें इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे आ जाइए। 80TTA मिला, इसी के नीचे देखो, चैरिटी के नीचे देखो, 80TTA, 10,000 का डिडक्शन अलाउड है। किस पे? सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। ओके, हमने सेविंग अकाउंट डाला, वहां हम पैसा सेव कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है उस पे अप टू 10,000 की छूट है। मान लो मैं ब्याज में 20,000 रुपए कमा रही हूँ, तो मुझे 10,000 पे छूट मिल जाएगी। समझ गए? सेविंग अकाउंट, जो हम सेविंग पैसा इकट्ठा सेव करते हैं, उस पे इंटरेस्ट भी तो कमाएंगे हम बैंक में, वरना पैसा क्यों सेविंग अकाउंट में डालता है बंदा? जिससे हम उस पे इंटरेस्ट कमा सके। उस पे मैक्सिमम अप टू 10,000 की छूट है। टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं? ग्रॉस इनकम में से सारी छूट घटा दो जिन पे टैक्स नहीं लगेगा, जो इनकम बचेगी जिस पे टैक्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। आगे आ जाओ। अरे हाँ, जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें कोई सेक्शन नहीं लगने का, ना 80C, ना 80E, ना 80TTA, ना 80G। उसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का माइनस होता है, बस, कोई एग्जम्पशन नहीं। फिर हमें ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं। यदि न्यू टैक्स रिजाइम का क्वेश्चन आ गया तो ग्रॉस इनकम में से केवल और केवल 75,000 का डिडक्शन है, उसके बाद स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है। टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो स्लैब को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में बता दूं। इस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है। तो न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल है। अच्छा, एक चीज और है भाई, इसके नीचे आ जाओ, स्लैब के नीचे 87A, अंडरलाइन 87A। इसमें क्या होता है 87A में? यदि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, भाई जिनकी सैलरी कम होती है उनकी टैक्सेबल इनकम भी कम होगी ना। यदि हमारी सैलरी 5 लाख या 5 लाख से कम है तो 12,500 की क्लियर छूट है, 12,500 की क्लियर छूट है। और यदि मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये वाली 12,500 की छूट नहीं मिलेगी। ये सारा घटा के ही तो पता चला टैक्सेबल इनकम। जो मेरी ग्रॉस इनकम है, मान लो मेरी ग्रॉस इनकम है 7 लाख, और ये सारे एग्जाम्पशंस घटा घटा के मेरी इनकम 4.5 लाख बची, टैक्सेबल इनकम, तो मुझे ये वाली छूट नहीं मिलेगी। ठीक है? तो जो भी मन में डाउट आ रहा है ना, क्वेश्चन करते ही दूर हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें बंदा एकदम कैसे याद करेगा।
क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल है हमारे पास करने के लिए, सारी क्लियरिटी हो जाएगी। आगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मान लो मेरी टैक्सेबल, मेरा जो टैक्स आया, टोटल टैक्स आया मेरा 20,000, तो 20,000 का 4% 20,000 में ऐड होगा। वो गवर्नमेंट किसके रूप में ले रही है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा मुझे। 4% ऑफ क्या? जो मेरा इनकम टैक्स आया कैलकुलेट करने के बाद, उसका 4% उस टैक्स में ऐड होके गवर्नमेंट लेती है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा ये स्लैब लगाया मैंने, मेरा इनकम टैक्स आया 20,000, तो मुझे 20,000 टैक्स नहीं देना, मुझे 20,000 प्लस 4% ऑफ 20,000 देना है। एक्स्ट्रा टैक्स लेती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर। ओके अब इन्होंने ये मेथड दे रखा है कि इनकम टैक्स निकालने के लिए क्या क्या स्टेप यूज होंगे, तो वो ये सारा मेथड हम अब कर ही लेते हैं। चलो करते हैं। पहले कमाई पता कर लो, ग्रॉस इनकम। फिर ग्रॉस इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटा दो। फिर 50,000 घटाने के बाद 80C, 80D, 80E, 80G एंड सोन, जो जो सेक्शंस आपने पढ़े हैं उन सबके एग्जेम्पशंस घटा दो। क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम को इस स्लैब में देखो कि हमारी टैक्सेबल इनकम स्लैब के किस कॉलम में लाई करती है, फिर उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो, और लास्ट में जो टैक्स कैलकुलेट करा उसमें 4% ऑफ दैट ऐड कर दो, सेस, जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब एग्जाम्पल करने शुरू करते हैं, सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अब कल की तरह रफ डायग्राम में काम नहीं होगा, मुझे भी बोर्ड पे पूरी मेहनत करनी होगी, और आप लोग मेरे साथ साथ करो मेहनत। इसमें कुछ ऐसा नहीं है बेटे पहले समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर है 24-25, वरन की एज है 38। एज इन्होंने इसलिए बताई बेटा, दो स्लैब है, एक स्लैब है 60 से कम लोगों के लिए और एक स्लैब है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो एज बतानी जरूरी है, वरना बंदा पजल कि भाई कौन सा स्लैब लगाए। ठीक, 38 ईयर्स का बंदा है ये, और इसकी इनकम है, सैलरी है 7,28,000। तो पहला स्टेप सब लोग लिखिए, ग्रॉस इनकम उस बंदे की है 7,20,000। थोड़ा दूर लिखना, क्योंकि यहां हम राइटिंग की जगह छोड़ रहे हैं, तो जो डिजिट्स हैं वो थोड़ा दूर लिखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन बताइए कितना कम करना है मुझे, याद भी कर लो। 6,00,000 की सारी चीजें इसमें से उठाते हैं। डिडक्शंस अंडर 80C है, अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं। एनपीएस, एनपीएस में बताओ, चलो ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ है बेटा, तो 8,000 को जरा, ये पूरे एक ईयर की कैलकुलेशन होती है, 8,000 मत लिख देना यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में बता दो कि हमने 8,000 इंटू 12 किया है, क्योंकि हर महीने दे रहा है वो 8,000 एनपीएस में। तो कितने जा रहे हैं इनकम में से? एक साल में 96,000। और ढूंढो, चलो क्वेश्चन पे चलो। एलआईसी में बताओ कितना दे रहा है? एलआईसी में 21,825, 21,825 पूरे साल में, पूरे साल में। और कौन कौन आता है 80C के अंडर? पीपीएफ, पीपीएफ में कितना दे रहा है? ढूंढो, कितना मिला? 5,000। ओके, और कुछ भी है? ट्यूशन फी कितने बच्चे? 2 बच्चे, ट्यूशन फी में कितना दे रहा है? 45, 40,000 दे रहा है। ओके, 40,000। तो यदि तुम देखो बेटा, यदि तुमने डिजिट के नीचे डिजिट लिखी तो तुम्हें ऐड करने में आसानी होगी, और तुम इसको आगे पीछे लिखोगे तो फिर इसको रफ में ले जाके ऐड करना पड़ेगा। तो प्लीज डिजिट के नीचे डिजिट लिखो, यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लिखो, और मुझे टोटल बताओ। जितना नीटली लिखोगे उतनी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी। दोबारे दोबारे, अरे ये तो 1.5 लाख से ज्यादा है, मुझे इतनी सारी छूट नहीं मिलेगी। अब देखो, अब इन्होंने ये लाइन लिखी है, सिंस टैक्सेबल इनकम, नहीं कहाँ लिखी है?
ये रहा, डिडक्शन इज अलाउड अप टू 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज ग्रेटर देन 1.5 लाख, इट इज ग्रेटर देन 1.5 लाख, देयरफॉर, देयरफॉर क्या थी ग्रॉस इनकम, ये रहा, देयरफॉर 678,000 में से क्या माइनस होगा, 1.5 लाख माइनस होगा, 1,62,825 की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि ये 1.5 लाख से ज्यादा है, मैक्सिमम छूट अप टू, तो मैंने बता दिया राइटर को जी ये 1.5 लाख से ज्यादा है, इसलिए मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर रही हूं। अब और कहीं तो नहीं इसने इन्वेस्ट करा, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, और कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, तो जो इसे सब्ट्रैक्ट करके आएगी उसे क्या बोलेंगे महक, जो टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स लगेगा, इतनी छूट के बाद, इतने 1.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 और 1.5 लाख, ये छूट मिल गई मुझे, वरन को, मुझे क्या वरन को, चलो घटाओ 1.5 लाख, 000821, ये आई मेरी टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी सोच रही हूँ इतनी कम टैक्सेबल इनकम, इसको तो बेचारा फिर तो नील टैक्स, इसको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी कम इनकम होती तो, टैक्सेबल इनकम 5,28,000। अब चलो स्लैब पे, अब चलो स्लैब पे, चलो बताओ स्लैब का कौन सा कॉलम लगेगा, पहला कॉलम, यदि टैक्सेबल इनकम है 2.5 लाख तो टैक्स देना ही नहीं बंदे को, यदि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है 2,50,001 रुपये से 5 लाख तक तो तुम्हें टैक्स इतना देना है, और यदि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से 10 लाख तक तो तुम्हें टैक्स ये देना है, इसमें कौन सा कॉलम लगेगा वरन में, थर्ड कॉलम लगेगा, थर्ड कॉलम, तो क्या लैंग्वेज लिखोगे, थर्ड कॉलम लगेगा, और ये स्लैब टीचर्स देंगे, इनकम टैक्स, और आप पूछ लेना टीचर से अपने की मैम घर से याद करके आना है क्या स्लैब, कितना इनकम टैक्स लगेगा, 12,500 भी देने हैं प्लस 20% ऑफ 5 लाख से जितने ज्यादा है, यानी 5,28,000 में से 5 लाख घटा दो, 5 लाख से ऊपर के 20%, समझ गए, 5 लाख से ऊपर के 20%, तो यानी 1250 प्लस 20% ऑफ 28,000। अब आप मुझे इसकी फाइनल कैलकुलेशन बता देना कि वरन का इनकम टैक्स कितना बन रहा है, कर लिया, क्या बात है, 18,100, ओके, 18,100 उसका इनकम टैक्स बना, क्या दूंगी साथ में को, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अच्छा वो भी तो देखो कि ये उसके लिए एलिजिबल है क्या, एक और था ना इनकम, देखो स्लैब के नीचे, यदि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 की और छूट मिलेगी, बट इसकी टैक्सेबल इनकम तो हम ये लाइन लिख लेते हैं बेटा रिमेम्बरेंस के लिए, क्योंकि मैंने कॉपी चेकिंग के वक्त क्या देखा है, बच्चे का ये 12,500 सब्ट्रैक्ट करना रह जाता है, ना ना वो तो स्लैब अलग है, वो तो स्लैब अलग है, ये देखना है, यदि ये टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो और छूट मिलेगी जानवी, एक क्वेश्चन में है ऐसा, एक क्वेश्चन है ऐसा, लिखो, ये लिखो सब लोग, देखो मैंने बहुत लैंग्वेज फिर भी बहुत हमने कम लिखी बुक से, सिंस, ये वाली, सिंस टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 5 लाख, इसलिए वरन इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो इसलिए उसको 12,500 की छूट टैक्स में से नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो अब इनकम टैक्स आया 18,100 और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ 18,100, दैट विल बी इक्वल टू, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 181 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 724 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो टोटल इनकम टैक्स बनेगा 18100 प्लस 724 रुपए एजुकेशनल सेस के 18824,
ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। वरन का टैक्स हमने उसे कैलकुलेट करके दे दिया, उसे सीए की जरूरत पड़ती, बट हमने तो उसको इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया कि भाई तुझे 18,824 रुपए टैक्स के पे करने हैं। ये काम कौन करके देता है? शॉपकीपर्स को और सभी लोगों अपने लिए, सब लोग सीए अपॉइंट करते हैं इस काम के लिए। तुमने ही कर दिया 11वीं के बच्चों ने ये काम। अब इसका पैटर्न देखकर एग्जाम्पल 2 के सॉल्यूशन पे रजिस्टर रखकर पहले क्वेश्चन में ना, सुनो, जो जो 80C के अंडर आता है उसे अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है अब अलग अलग तरह के होंगे चारों एग्जाम्पल, किसी किसी एग्जाम्पल में वो वाले पैसे भी होंगे चैरिटी वाले, वो कहाँ घटेंगे? 50,000 के बाद जो ये घटा के आया इसमें से चैरिटी वाला पैसा, जिसमें 100% छूट है वो पूरा पैसा उड़ जाएगा, जिसमें 50% छूट है उसका आधा पैसा इसमें से उड़ जाएगा, क्योंकि उस पे पूरी खुली छूट है 100%। तो वो सबसे पहले क्या घटाते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद वो वाला पैसा भी घटा देते हैं जो चैरिटी में दिया है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, एग्जाम्पल 2 को 2 बार पढ़ लो, उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। एटलीस्ट 2 बार पढ़ लो एग्जाम्पल 2 को। ऑनलाइन वालों से पूछ लूं जरा, बेटे आप लोग बताओ क्या हालचाल? इजी लगा एग्जाम्पल 1? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक और दिक्कत, यदि कोई भी डिजिट हम शुरू में घटाना भूल गए, बाद में याद आई कि यार वो तो घटानी रह गई, तो आगे की सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी ना। समझ गए? बेकार मतलब मान लीजिए मैं इसमें से वो होम लोन का इंटरेस्ट घटाना भूल जाती हूँ, तो ये तो मेरी गलत कैलकुलेशन हो गई ना। तो इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना एग्जाम में। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना बेटा एग्जाम में। कितने साल का बंदा है? स्लैब स्लैब 1 यूज होगा। ग्रॉस इनकम कमाई कर रहा है 8,50,000 की, 50,000 तो खुली छूट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सबको मिलता है। 8 लाख रुपए बचे बैलेंस। अब उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, बेटा यदि तुम इसका सेक्शन 80G लिखना भूल गए तो मुझे नहीं लगता नंबर काटेगा कोई। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के 25,000 रुपए कंप्लीटली छूट मिलेगी, घटा दो 25,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे भी खुली छूट मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इस पे भी टैक्स नहीं देना पड़ता। वो दे रहा है होम लोन के ब्याज में 76,000। और इस क्वेश्चन में सुनिए, 24 लाख का कोई यूज नहीं है, जो इसने होम लोन लिया 24 लाख, इस डिजिट का कोई यूज नहीं है। 76,000 जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये भी घटा दो बेटा। अब 80C, 80C में जो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, जीपीएफ, जीपीएफ हर महीने 9200, दैट इज मल्टीप्लाई कर दो 12 से। LIC पूरे साल में 43,000। प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, जिसको नहीं, वो खोल लो बेटा 80C की पूरी लिस्ट खोल लो। प्रिंसिपल ऑफ होम लोन 80C की लिस्ट में है 20,000 रुपए। 80C की लिस्ट को 2-3 बार पढ़ो। जीपीएफ, LIC, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन सब 80C के अंतर्गत जाता है। ये हो गया टोटल। ओ भाई ये टोटल भी 1.5 लाख से ज्यादा आ गया, ये टोटल भी 1.5 लाख से ज्यादा आ गया। तो अब 1.5 लाख घट पाएंगे। 699,000 में से छूट केवल 1.5 लाख की मिलेगी, और जो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लगेगी। क्योंकि ये जो टोटल आया ये 1.5 लाख से ज्यादा है,
इसलिए घटेगा केवल और केवल 1.5 लाख, और 1.5 लाख घटा के आएगा 549,000। अच्छा, तो इसकी भी टैक्सेबल इनकम, ये वाली लाइन इसमें भी जाएगी, इसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो 12,500 की छूट संजय को भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ वरण की जगह मैं कर देती हूँ संजय। और जो इसकी इनकम है वो भी उसी वाले स्लैब में आ रही है, 12,500 प्लस 20% ऑफ, 12,500 प्लस 20% ऑफ 5 लाख से ज्यादा। कितना है 5 लाख से ज्यादा? 549,000 माइनस 5,000, 49,000। तो ये वाला कैलकुलेशन आप बता देना मुझे कि उसका इनकम टैक्स कितने का बना। 12,500, ओके, 12,500 में 20% ऑफ 5 लाख से ज्यादा ऐड कर कर उस बंदे का इनकम टैक्स कितना बना। ये रब कर देते हैं, इसमें तो आप बताओगे मुझे, इसकी नई डिजिट्स हो जाएंगी। लेकिन नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम भी नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, होम लोन का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, बहुत सारी चीजें नई ऐड हो गई। तो 4 एग्जाम्पल करने के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये जो डिजिट हम दोबारा लिखते हैं ना सॉल्यूशन में, ये डिजिट दोबारा नहीं लिख लिखी, बस ये कहा इसे घटा दो, तो ये डिजिट लिखने फायदेमंद रहेगा ना। इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो। इसको आप कह सकते हो डिडक्शन अंडर 80C। ये 1.5 लाख क्या चीज है? 1.5 लाख क्या चीज है? डिडक्शन अंडर 80C। इस 1.5 लाख के आगे ये वर्ड्स लिख सकते हो। ऐसा लग रहा है ना इनके आगे हमने कुछ वर्ड्स नहीं लिखे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये 1.5 लाख रुपए 80C के कारण हम घटा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में भी, एग्जाम्पल 2 में भी। यहाँ ये लिख दो 1.5 लाख किस खुशी में घटा रहे हो, ये 80C के अंडर डिडक्शन है। और यदि इसका टोटल आता 1,40,000 समथिंग, तो 1,40,000 घटते। ऑनलाइन भी बता सकते हैं जो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे कि इनकम टैक्स कितना कैलकुलेट किया। 22,300। 87A, 12,500 की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम मोर देन, टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 लाख है। इनकम टैक्स आया 22,300, इसका 4% कैलकुलेट करना। 892। 892, ओके। और अब 22,300 में 892 ऐड करके जो आएगा वो संजय का टोटल इनकम टैक्स होगा। ₹23,192 संजय का इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, ये 3 नई चीजें एग्जाम्पल 2 में नजर आई। इस पे 100% डिडक्शन है, इस पे भी 100% डिडक्शन है। ना जो घटा घटा के पैसे आते जा रहे हैं, हाँ, तो उसी में से तो किया माइनस। इसमें से ये घटाया 8 लाख आ गया, 8 लाख में से रिलीफ फंड वाले घटा दिए, ये आ गया। इसमें से देखो, 1 मिनट रुको, सुनो, इसका मतलब 50,000, 25,000,
और इन तीनों को इकट्ठे भी घटा सकता था बंदा, बट वो स्टेप वाइज करके दिखाते हैं। पहले 50,000 घटाते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के, फिर कोई दान कर्म दान पुण्य किया है वो जो 100% छूट है, फिर और इसमें से मान लो तुमने पहले इंटरेस्ट ऑन होम लोन पहले घटा दिया और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बाद में घटा दिया, क्या फर्क पड़ गया भाई? घूम फिर के आओगे तो इसी पे। तुम इन तीनों का टोटल घटा के देखो, 8,50,000 में से यही तो आएगा बेटा। बस वो स्टेप वाइज घटा रहे हैं, पहले एक चीज घटाई, जो आंसर आया दूसरी चीज घटाई, जो आंसर आया तीसरी चीज घटाई। कहाँ कंफ्यूज हो रही है गैल्विन? एग्जाम्पल नंबर 3, बंदे का नाम है रामू, एज है 42 ईयर्स, टोटल सैलरी है 6,43,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, बैलेंस बचा 5,93,000। अब 80C के अंडर जीपीएफ में उसने दिए 7,250 हर महीने, तो उसका टोटल बैठा 87,000। ट्यूशन फी में वो भर रहा है पूरे साल में 24,000। LIC प्रीमियम वो दे रहा है 15,600। NSC में वो पे कर रहा है 20,000। टोटल बना 146,600। और ये तो 1.5 लाख से कम है। क्योंकि ये 1.5 लाख से कम है तो इसलिए इसमें से, इस सर्कल में से 593,000 में से ये पूरे के पूरे 1,46,600 रिड्यूस हो जाएंगे और ये डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80C। पूरे के पूरे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये 1.5 लाख से कम है। तो उसकी टैक्सेबल इनकम आई 4,46,400, ये उसकी आई टैक्सेबल इनकम। अब हम जाएंगे स्लैब में और स्लैब में 4 लाख वाला आएगा सेकंड कॉलम में, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में। तो टैक्स उसे पे करना है 5% ऑफ 2.5 लाख से ज्यादा। तो इस बंदे को टैक्स पे करना है 5% ऑफ 2.5 लाख से ज्यादा माइनस 2.5 लाख। जो भी टैक्सेबल इनकम है उसमें से 2.5 लाख घटा दो। 196,400,9820। अब उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो संजय नहीं, क्या नाम है, रामू। तो रामू एलिजिबल है टैक्स रिबेट। और 87 में ज्यादा से ज्यादा छूट 12,500 तक की है और उसका तो इनकम टैक्स ही 9,820 है। तो 9,820 में से 9,820 घटा दो तो डिडक्शन अंडर 87 है, कितने रुपए की छूट मिल जाएगी? 12,500 से कम है ना। मान लो ये टैक्स होता 15,000, तो 12,500 की छूट मिल जाती और थोड़ा सा टैक्स बचता उसको। अब इनकम ही 9,820 है, वो तो मैक्सिमम लिमिट है ना 12,500, तो उसको 9,89820 पूरी छूट मिल जाएगी और उसका इनकम टैक्स बचेगा 0 रुपए। पे ही नहीं करना बंदे को इनकम टैक्स, 1 रुपया भी उसको इनकम टैक्स में पे नहीं करना, क्योंकि उसका इनकम टैक्स ये आ रहा है 12,500 से कम है, इतने की ही छूट मिल गई, नो इनकम टैक्स। एक बार अपने टीचर से पूछ लोगे, लेकिन वो टीचर भी क्या क्या देगा? टीचर ये दोनों पेजेस को ही देगा। जब केस स्टडी भी बनाएगा, केस स्टडी में स्लैब ही तो दे सकता है। ये कैसे देगा? 87A, 80C, 80G, चैरिटी, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इतनी सारी चीजें देने के लिए कैसे देगा टीचर इतनी सारी चीजें? तो यानी इसकी प्रिपरेशन में आपको ये दोनों तीनों पेज की कई बार रीडिंग करनी पड़ेगी फिर, इसका मतलब।
कई बार रीडिंग करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहूंगी बोर्ड पे करने के लिए, है ना। अब घर पे आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट की तैयारी करनी है प्रोबेबिलिटी के। और एग्जाम्पल 4 करके एक और फायदा है कल, क्योंकि एग्जाम्पल 4 को ओल्ड टैक्स रिजाइन से भी करना है इस वाले से, और न्यू टैक्स रिजाइन से भी करना है, और कंपेयर करना है कौन सा टैक्स ज्यादा है, ओल्ड वाला या न्यू वाला। तो इससे दोनों रिवाइज हो जाएंगे हमारे कल, है ना। बट हमें कल थ्योरी में टाइम नहीं लगेगा, तो शार्प 4:15 हम सीधा एग्जाम्पल 4 और फिर सीधा एक्सरसाइज शुरू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।